हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम लोग लैटिस वाइब्रेशंस की बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने एक 1D लैटिस लिया था, उसमें कुछ वाइब्रेशन अगर होंगे तो उसके क्या क्या मोड्स हो सकते हैं वगैरह, इस टाइप की कुछ बात हम लोगों ने की थी। और एक डिस्पर्शन रिलेशन आया था। तो ओमेगा और वर्सेस क्यू, ये ग्राफ बना था जो कि हम लोग जैसे हम मान के चलते हैं कि कोई एक सॉलिड है, उसके अंदर जो साउंड की स्पीड होगी या वाइब्रेशंस की जो स्पीड होगी, ट्रांसमिशन स्पीड, वो कांस्टेंट होंगी, ऐसा कुछ हम लोग मान के चलते हैं। वो बात सही नहीं है। कुछ एक रिलेशन इस तरीके का आया हुआ है और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग वेव या अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए स्पीड ऑफ साउंड जो होती है अलग अलग होती है। ठीक है। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी अलग अलग चीज़ें होती है। तो ये सारी बात हम लोग लास्ट टाइम किए थे। मेन पर्पस इसके पीछे क्या था, हम लोग सॉलिड को स्टडी करना चाहते हैं। उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हैं, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हैं। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो ये लेटेस आपके सामने है। ठीक है। लेटेस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमने कहा था दो चीज़ें यहाँ पे। एक लेटेस साइड के एटम्स जिसको बोल लो फ़िलहाल। ठीक है। तो लेटेस के जो एटम्स है वो अपनी जगह पे, या आयंस है वो अपनी जगह पे फिक्स है। और हो सकता है उस लेटेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जो इधर उधर घूम रहे हो आराम से मस्ती में। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन इंसुलेटर है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे, कम होंगे, एट्सेट्रा। और मेटेलिक क्रिस्टल्स है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो अब स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। स्पेसिफिक हीट होता क्या चीज़ है। तो स्पेसिफिक हीट के बारे में आपको क्या पता है कि कोई भी सॉलिड है या कोई भी सब्सटेंस है, उसको आप कुछ एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है। डी क्यू बाई डी टी, ये चीज़ जो होती है ये हीट कैपेसिटी होता है। तो आपने कुछ हीट दिया, दो सब्सटेंस अलग अलग ले लिए। तो एक सब्सटेंस हो गया मान लो आयरन, एक सब्सटेंस हो गया मान लो कॉपर। ठीक है। आयरन को आपने हीट दिया और उसका टेम्परेचर नाम भर के उतना ही हीट दिया आयरन को, मतलब आपने एक लकड़ी जलाई। ठीक है। आयरन को हीट किया तो उसमें क्या हुआ, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा। कॉपर को, वही लकड़ी जला के कॉपर को हीट हीट किया, उतने ही बड़े कॉपर को, तो उसमें जो उसके टेम्परेचर बढ़ा वो हो सकता है 2 डिग्री बढ़ जाए। तो दोनों में से किसका हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे उसी हीट अप्लाइड पे जिसका टेम्परेचर कम बढ़े, वो चीज़ उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इस केस में आयरन की हीट जो हीट कैपेसिटी है। एनीवेज, तो हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो हीट कैपेसिटी पर मोल या हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, इस तरह की बात हम लोग करते हैं। हीट कैपेसिटी की या स्पेसिफिक हीट की बात करें तो यहाँ पे अगर हमको स्टडी करना है इन टर्म्स ऑफ सॉलिड, तो माइक्रो लेवल पे या नैनो लेवल पे कि वो चीज़ का क्या इफ़ेक्ट होगा। अब एसेंशियली क्या हो रहा है, हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं सॉलिड को और टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ना इसका क्या मतलब होता है, तो हमको किसी और सिस्टम के बारे में हम लोगों ने एक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट इस तरह की बात हम लोगों ने की है क्या इससे पहले, मतलब इस सब्जेक्ट में नहीं, प्रीवियस फिजिक्स में। तो आपने आइडियल गैस के बारे में पढ़ रखा है, सीवी सीपी इस तरह की बात आप लोगों ने कर रखी है। सीवी जो होता है वो आइडियल गैस के लिए डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम F/2R इस तरह से आता है। तो मोनोटॉमिक गैस होगा 3/2R, ये स्पेसिफिक हीट उसका आ जाता है पर मोल। ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट। तो वैसे ही कुछ बात क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं सॉलिड्स के केस में। तो आइडियल गैस में हीट देने से क्या होता है जिससे हम लोग स्पेसिफिक हीट निकाल पाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जैसे हम हीट देते हैं टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे जैसे ये सामने इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो अगर गैस बहुत ठंडा है तो ये बहुत धीरे धीरे इधर उधर घूमेंगे। इस टाइप का आइडियल गैस में होता था। और अगर टेम्परेचर आप बहुत बढ़ा देते हो तो गैस पार्टिकल्स जो है इधर उधर तेज़ी से भागने लगते हैं, बहुत तेज़ी से। तो ये फिजिकल सिस्टम होता है। टेम्परेचर का मतलब एसेंशियली उसमें जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है आइडियल गैस के पार्टिकल्स में, उस फॉर्म में टेम्परेचर हमको इनडायरेक्टली टेम्परेचर का वो मतलब होता है। यहाँ पे आज हम लोग लैटिस के टर्म्स में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिलहाल इग्नोर करते हैं। तो जो लैटिस पॉइंट्स है ये तो अपनी जगह पे फिक्स है, अपनी जगह पे फिक्स है, बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट है तो ये इधर उधर निकल के नहीं भाग सकता, ये अपनी जगह पे ही आगे पीछे थोड़ा वाइब्रेट कर सकता है। ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे जो लेटेस्ट पॉइंट्स है उसमें ये जो कोई भी एक पॉइंट ले लिया,
वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर सकता है, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकता है, एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर वो एक्ट कर सकता है, ठीक है। अब अपनी जगह पे कितने अलग अलग डायरेक्शंस में वो वाइब्रेट कर सकता है, तो 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है, तो लेफ्ट, अप और बाहर की ओर एटसेट्रा, ठीक है। सो यानी कि अगर हम इस सॉलिड में हीट देंगे तो क्या होगा, जो लेटिस पॉइंट आराम से बैठा हुआ था वो वाइब्रेट करने लगेगा किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, मिक्स डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगेगा। और एसेंशियली यही कंसेप्ट को सोचते हुए एक बंदा था दुलोंग पेटिट, तो उसकी बात करते हैं। तो एसेंशियली उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई जो, तो डी बाई मॉडल नहीं उसके नीचे, ठीक। सो डुलोंग पेटिट, तो उसने लॉ दिया था, उसने बोला कि भाई एसेंशियली क्या सिचुएशन है कि ये जो सारे लेटेस्ट पॉइंट्स है ये हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है, और कितने अलग अलग इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में एक पॉइंट वाइब्रेट कर सकता है, तो 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में एक सिंगल लेटेस्ट पॉइंट जो है वो वाइब्रेट कर सकता है। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में हमको, और क्लासिकल सिस्टम क्लासिकली ऐसा हो रहा है, और ये कह दिया कि भाई सारे जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है, सारे जो लेटेस्ट पॉइंट्स है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं। हमने जैसे ही हीट दिया, जो रुके हुए थे वो रुके तो खैर ज़ीरो टेम्परेचर पे भी नहीं होंगे, बट रुके जो एसेंशियली हीट हम देंगे उसको तो वो अपनी जगह पे 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर सकते हैं। या फिर मैं आपसे पूछूं कितने टोटल इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है, तो आप बोलोगे अगर n एटम्स है और हर एटम 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रहा है, तो 3n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होंगे, ठीक है। एक सिंगल डायरेक्शनल वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी, एवरेज एनर्जी क्या होता है, तो वेरियल थ्योरम और इक्विपार्टीशन थ्योरम, ये चीज़ जब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़े थे, तो क्लासिकली हम लोगों ने देखा था कि एक सिंगल डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाइब्रेशन का जो एनर्जी होता है इन एट टेम्परेचर टी, वो होता है सिर्फ के बी टी के इक्वल। तो यहाँ पे कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं टोटल, तो यहाँ पे 3n के बी टी इतने वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो टोटल एनर्जी जो इस सिस्टम का होगा वो हो जाएगा 3n के बी टी, ठीक है। और अगर टोटल एनर्जी 3n के बी टी है तो डेली बाई डेल टी यही तो होता है स्पेसिफिक हीट, तो डेली बाई डेल टी लेंगे तो हमारे पास सी वी जो बचेगा वो 3n के वी बचेगा। ये चीज़ डोलोंग पेटिट ने कहा था, सिंपली क्लासिकल सिस्टम एज्यूम किया था, क्लासिकल सिस्टम जिसमें लेटेस्ट पॉइंट्स जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर से वाइब्रेट हो रहे इंडिपेंडेंट वाइब्रेशन से, ठीक है। अब ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स और हम अब वो क्वांटम में भी पुरानी बातें थी। क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुआ है 1910s में, 1920s में खूब उस पर काम हुआ है। तो हमको पता है कि हायर टेम्परेचर पे तो चलो ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, लार्जर मॉलिक्यूल्स, लार्जर सिचुएशंस में हम क्लासिकली चीज़ों से डील कर सकते हैं, बट जैसे ही लो टेम्परेचर की बात आती है वहाँ पे जो होता है वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स वैलिड हो जाता है। तो आइंस्टाइन ने बोला कि भाई, आइंस्टाइन ने बोला तो तुम क्लासिकली नहीं ट्रीट कर सकते इस सिस्टम को, इसमें हमको क्वांटम मैकेनिक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जब हम बात कर रहे थे, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डील किया था, तो वहाँ पे भी हमने एवरेज एनर्जी क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए निकाल रखी है। तो कैसे करते हैं, वो पार्टीशन फंक्शन बनाते हैं, ई रेस टू माइनस बीटा ई का समेशन खूब सारे टर्म्स लेते हैं, और फिर एक इनफाइनाइट सीरीज़ बनती है और कुछ और फिर उसको माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ एल एन जेड, उससे हमको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो आता है वो एच कट ओमेगा अपॉन ई रेस टू एच कट ओमेगा बाई के बी टी -1 इस तरीके से आता है सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। और आइंस्टाइन ने क्या बोला, आइंस्टाइन ने बोला चलो ठीक है, मैं भी सारा कुछ को इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर मान रहा हूँ, हर एक लेटेस्ट पॉइंट इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर रहा है, बट मैं क्वांटम मैकेनिकल एनालिसिस करूँगा। उसने की, और जो स्टैटिस्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स से एनालिसिस था
तो सिंगल पार्टिकल के लिए एच कट ओमेगा बाय दिस थिंग आता है। 3n ऑसिलेटर्स हैं एसेंशियली, n पार्टिकल्स, और हर पार्टिकल 3 इंडिपेंडेंट ऑसिलेशन कर रहा है, तो 3n और लगा दिया, ये हो गया टोटल एनर्जी इस सिस्टम की एट वॉट एवर टेम्परेचर T। ठीक है, अब एनर्जी मिल गई तो सी वी मिल जाएगा। सी वी कैसे मिलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, मिल गया। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे सी वी मिल गया। अब जब हायर टेम्परेचर पे चेक करोगे तो ये जो सी वी है ये 3n kb में रिड्यूस हो जाता है, जो डुलोंग पेटिट लॉ था। और ये चीज़ ऑब्जर्वेशन से मैच भी करती है। फॉर मोस्ट केसेस में डेविएशंस होते हैं, वो अलग बात है। बट लोअर टेम्परेचर पे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सी वी जो है एसेंशियली इस एक्सपोनेंशियल के प्रोपोर्शनल है, ई रेस टू माइनस एच कट ओमेगा बाई के वी टी के। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंशियली राइज होता है सॉर्ट ऑफ, अगर टेम्परेचर जैसे जैसे लोअर रीजन में बढ़ाओगे। तो ये जो रिलेशन है ये एसेंशियली मैच नहीं करता ऑब्जर्वेशन से। तो दो थ्योरीज हैं। पहला थ्योरी क्या, डुलोंग पेटिट लॉ, उसने बोला सारे इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स हैं, क्लासिकली डील करो। फिर आइंस्टाइन मॉडल, उसने बोला कि सारे इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स हैं, सारे सिंगल फ्रीक्वेंसी पे, सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, बट एनालिसिस जो होगी क्वांटम मैकेनिकल होगी। क्वांटम मैकेनिकल एनालिसिस से थोड़ा बेटर रिजल्ट आया। ठीक है, अब जो उसके बाद फिर डीवाई ने अपना मॉडल दिया। तो डीवाई मॉडल से पहले हम लोग, अच्छा डीवाई ने क्या बोला कि भाई तुम दोनों, मतलब बोला नहीं, मैं ऐसी कहानी बना रहा हूँ। ठीक है, सो डीवाई का ये मानना था कि भाई तुम इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर कैसे मान ले रहे हो। जैसे ये जो फिगर मैंने बना रखा है 1D का, इसमें ही समझ में आता है कि अगर ये इधर इधर वाइब्रेट कर रहा है तो ये इस एटम को अफेक्ट करेगा, क्योंकि इधर कंप्रेशन हो रहा है, इधर एक्सटेंशन हो रहा है, तो ये अपने नेबर्स को अफेक्ट करने वाला है। आप इंडिपेंडेंट ऑसिलेशंस नहीं मान सकते। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी अगर आप 3 लोगों को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दो तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो इन दोनों पे डिपेंडेंट आएगी, वो इंडिपेंडेंट नहीं आती। ठीक, तो डीबाई मॉडल के हिसाब से डीबाई ने बोला कि नहीं, आप ऐसा नहीं मान सकते कि ये सारे जो ऑसिलेशंस हैं वो इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली नहीं हो रहे तो कैसे कैसे वाइब्रेशन पॉसिबल है। तो हम लोग लेटेस्ट वाइब्रेशंस में पढ़ रखा है हम लोगों ने, अलग अलग मोड्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी क्या, अलग अलग मोड्स की बात हम लोगों ने सच नहीं की है। ओके, ठीक है, ओके, हाँ। सो मान लेते हैं कि ये लेटेस्ट पॉइंट्स है कुछ 1 2 3 4 5 ही मैंने बनाया है, बहुत बड़ा लेटेस्ट है। एसेंशियली जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है उससे बहुत बड़ा है क्रिस्टल, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेंथ को हम इनफाइनाइट ऑर्डर का कंपेयर टू दिस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मान के चलते हैं। ठीक है, तो एसेंशियली आपको पता है, अच्छा पता क्या है कि अगर हम हीट करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये सारा कुछ वाइब्रेट करेगा। एसेंशियली क्या हो रहा होगा कि इसके अंदर जो है स्टैंडिंग वेव्स, सॉर्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स बनी होंगी, सारे वाइब्रेट कर रहे हैं। और वाइब्रेशन में जो एनर्जी है, जो भी एनर्जी हमने इसको दी वो इसके अंदर ट्रैप हो गया। तो जैसे आप स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग में अगर आप एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी को आपको स्ट्रिंग में ट्रैप करना है, जैसे गिटार की बात करते हैं, गिटार खैर वो एयर से कांटेक्ट में नहीं रहता है, बट अगर उसमें लॉसेस ख़त्म कर दो तो वो क्या करेगा, उसका स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेट करता रहेगा। तो उसके जो एजेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, बट जो सेंटर होता है वो वाइब्रेट करता रहता है। ठीक है, तो इस तरह के वेव को हम स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, या नॉर्मल मोड्स के नाम से इस चीज़ को एम स्ट्रिंग में हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, स्ट्रिंग में मेनली वो चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। ठीक, तो एसेंशियली अगर एक डायमेंशन में देखेंगे, हम एक डायमेंशन में देखेंगे तो एक ये फुल लेंथ का λ/2 इक्वल्स टू एल, इस तरह का एक मोड बन गया। एक मोड उससे थोड़ा छोटा बन गया, एक मोड और छोटा, एक मोड और छोटा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम बहुत बड़ी हो सकती है, या फिर इसको बोलेंगे λ/2 इक्वल्स टू एल है, तो लैम्डा 2l के बराबर हो सकता है। और लेंथ को क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट टाइप का मान के चलते हैं तो लैम्डा की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। अब हम लोग लैम्डा के टर्म्स में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग वेव वेक्टर के टर्म्स में बात करेंगे, या जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी, हम लोग लैटिस वाइब्रेशंस
ये पुराना लैंग्वेज है, हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई करके टेक्निकली हम लोग इसको अब से फोनॉन्स बोलेंगे। तो लैटिस वाइब्रेशन हो रहा है तो हम लोग कह रहे हैं कि लैटिस के अंदर फोनॉन्स है, ठीक है। तो ये जो फोनॉन्स है उनका जो वेव वेक्टर के है वो लैम्डा अगर इन्फिनिटी होगा तो के हो जाएगा ज़ीरो। तो के ज़ीरो से बढ़ता हुआ, जैसे जैसे लैम्डा कम होता जाएगा के बढ़ता जाएगा, तो के ज़ीरो से बढ़ता हुआ कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी वैल्यू तक हो सकता है। अब जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव बन रहा है ये कुछ ऐसा बन सकता है मैक्सिमम कि दो एटम के बीच में एक इस तरह का वेव बने, यानी कि एक ऐसा वेव, मतलब दो एटम्स जो है एक क्रेस्ट और ट्रफ लेके ऐसा कुछ बन, एसेंशियली बोलेंगे कि ये जो लैम्डा बनेगा, लैम्डा इक्वल्स टू 2a, ये लैम्डा की अपर लिमिट हो ऐसा टाइप का लग रहा है थोड़ा सा। लैम्डा की कोई एक मैक्सिमम लिमिट होगी, उससे ज़्यादा लैम्डा बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल मोड में जो के है, के की एक अपर लिमिट होती है, उसके ऊपर के हम नहीं डेवलप कर सकते, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे फिलहाल। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या बोला, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई ये लैटिस है, लैटिस में खूब सारे वाइब्रेशन ट्रैप्ड है। वाइब्रेशन कैसे हुआ, हमने हीट किया, लैटिस एटम्स वाइब्रेट होते गए, वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है उसके हिसाब से टेम्परेचर ज़्यादा और कम वगैरह हो सकता है, और हम लोग को स्टडी करना है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो एसेंशियली हमको इंटरनल एनर्जी का रिलेशन निकालना है, तो उस डायरेक्शन में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अगर 1D लैटिस होता हमारे पास, और 1D लैटिस में हमने बोल रखा है कि जो के की वैल्यू है वो ज़ीरो से लेके किसी अपर लिमिट के तक जा सकती है, ठीक है। तो वैसा कुछ एनालिसिस करते हैं, हम कहते हैं कि भाई मिक्सचर है बहुत सारे स्टैंडिंग वेव्स का जिनके के अलग अलग है, ठीक है। तो कोई एक स्टेट होगा जो ज़्यादा होगा, कोई एक स्टेट होगा कम होगा, और क्योंकि बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज़ है तो हम लोग इसको क्वांटाइज नहीं मानते, हम लोग कंटिन्यूस सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हम लोगों ने पढ़ रखा है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो हमने क्या कहा कि भाई इसमें बहुत सारे फोनॉन्स है, अलग अलग फोनॉन्स है, अलग अलग मोमेंटम के फोनॉन्स है। तो मोमेंटम, जिसका फोनॉन का मोमेंटम ज़ीरो है, वहाँ से लेके पी तक जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ़ मोड्स बनेंगे, तो हम लोग वहाँ पे स्टेट्स के टर्म्स में बात करते हैं, यहाँ पे मोड्स के टर्म्स में बात हो जाएगी। तो वो जो नंबर ऑफ़ मोड्स बनने वाले हैं, एसेंशियली हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वाला सिचुएशन फिनोमिना लगाते हैं, इंटीग्रल डी एक्स डी पी एक्स 1D की अगर बात करें तो, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल डी एक्स क्या चीज़ है, यही तो लेंथ है, इंटीग्रल डी पी एक्स। तो मोमेंटम कहाँ से कहाँ तक हो सकता है वेव वेक्टर का, फोनॉन का। तो फोनॉन के बारे में हमने बोला कि उसका मिनिमम एनर्जी ज़ीरो हो सकता है, मैक्सिमम एनर्जी जो भी कुछ होगा हमने मान लिया मैक्सिमम मोमेंटम, मैक्सिमम भी नहीं, कोई एक मोमेंटम पी तक अगर हमको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स नंबर ऑफ मोड्स निकालना है तो हमने कहा कि कोई, हाँ, तो पी तक हमको निकालना है। तो जो वेव्स है उसके अंदर जो मोमेंटम है वो ज़ीरो से बढ़ते बढ़ते आगे की ओर राइट साइड में जो है पी के इक्वल हो गया, ये मैक्सिमम लिमिट हो गई मान लिया हमने, ये मतलब कैलकुलेट हम पी तक कर रहे हैं, ठीक है। अब जो फोनॉन है वो आगे ही जाएगा ऐसा थोड़ी है, वैसा ही फोनॉन, उसी मोमेंटम का फोनॉन एग्जैक्टली पीछे के डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक। तो जब हम लिमिट्स की बात कर रहे हैं तो ज़ीरो से पी तक नहीं लेंगे हम लिमिट्स, हम माइनस पी से पी तक लेंगे, तो उल्टे डायरेक्शंस को भी हमने कंसिडर कर लिया है। और एसेंशियली वो सब कुछ रखेंगे एल 2p अपॉन एच, इस तरीके से डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ मोड्स आ जाएंगे हमारे पास। पी की बात कर रहे हैं तो एच कट के बराबर रख देते हैं, पी को एच कट के बराबर रख देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोड्स एच वगैरह सब काट दिया, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैथमेटिक्स आप लोग देख लो। और फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालना है हमको अगर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हम बोलेंगे डी ओमेगा डी, अच्छा ये भी ओमेगा है वो भी ओमेगा है, डी ओम बाय डी ओमेगा इक्वल्स टू एल बाय पाई डी के बाई डी ओमेगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे डी के बाई डी ओमेगा जो है
इसके डिपेंडिंग ऑन डिस्पर्शन रिलेशन ओमेगा और के बीच में क्या रिलेशन है, ऐसा कुछ रख के देखा जा सकता है। फिलहाल हम लोग इसको यहाँ पे छोड़ रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अगर एक लैटिस है, उसमें फोनॉन्स बहुत सारे ट्रैप्ड हैं, अलग अलग मोड में वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो डेंसिटी होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स की डेंसिटी, वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, 1D में। 2D में यही काम करेंगे, 3D में यही काम करेंगे। तो 2D में 2D आप लोग देख लो, एसेंशियली वही सारा कुछ किया हुआ है। यहाँ पे मोमेंटम स्पेस में हम लोग ग्राफ बना देते हैं, और जैसे मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम 2D अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक पूरा रीजन है, मान लेते हैं ये 2D लैटिस है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम, आगे की फोटोन का मोमेंटम 0 से स्टार्ट होगा, राइट डायरेक्शन में बढ़ता गया किसी एक लेवल P तक है मान लिया। ठीक है, तो वो राइट डायरेक्शन में हुआ, वो किसी एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो एसेंशियली 0 से P तक मोमेंटम की वैल्यू किसी एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन में जा रही है, और किस डायरेक्शन में जा रही है, हर डायरेक्शन में। तो एसेंशियली px वर्सेस py का आप ग्राफ अगर बनाओगे तो वो एक सर्कल बनेगा, क्योंकि px स्क्वायर प्लस py मतलब मोमेंटम का जो वैल्यू है वो आपने फिक्स कर लिया है, यानी कि रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर, ये आपने फिक्स कर लिया है p के बराबर। ठीक है, तो अब जो px py ग्राफ बनाओगे वो एसेंशियली एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस p होगा। ठीक है, और उस सर्कल का जो एरिया होगा वही चीज़ तो इंटीग्रल dpx dpy हो जाएगी। तो ये सारी बात मैंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसको कैलकुलेट करना बता चुका हूँ। तो एसेंशियली जो ये रीजन है इंटीग्रल dpx dpy, वो पाई p स्क्वायर के बराबर होगा। p की जगह h कट के रखा, k के टर्म्स में निकाल लिया, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाल ली इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, वो कुछ इस तरीके से आ गया। अच्छा, k dk बाई डी ओमेगा। अब k को हमको, क्योंकि हम ओमेगा के टर्म्स में चीज़ें चाह रहे हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, तो k की जगह हमने ओमेगा बाई v ये चीज़ रख दी। v इज़ वेलोसिटी ऑफ फोनॉन इन दैट मीडियम। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं कि भाई v ओमेगा का फंक्शन होगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए वेलोसिटीज़ अलग अलग हो सकती है। ठीक है, उस वेलोसिटी को रख दिया हमने। ओके, 3D में वही काम किया। ठीक है, 3D में एरिया की जगह आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम में 4/3 पाई पी क्यूब टाइप की चीज़ हो गई, सारा कुछ रखा, और वो कुछ इस तरीके से रिलेशन हमारे पास आ गया। तो v बाई 2 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड या फोनॉन का स्क्वायर डी के बाई डी ओमेगा। तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो 3 डायमेंशनल लैटिस है, ठीक है, उसमें बहुत सारे फोनॉन्स है। अच्छा चलो रख के देख लेते हैं। ठीक है, और डी के बाई डी ओमेगा चलो इग्नोर भी करो। तो ये जो जी ओमेगा है ये प्रोपोर्शनल है ओमेगा स्क्वायर के। तो अगर कम फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस की बात करते हो आप, और वेलोसिटी को मान लेते हैं, चलो बाकी सारा कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, ओमेगा की बात करते हैं, तो कम फ्रीक्वेंसी के फोनॉन्स की बात करोगे, कम फ्रीक्वेंसी यानी कि हायर वेवलेंथ के जो फोनॉन्स है उसकी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, यानी कि वैसे फोनॉन्स बहुत कम होंगे जो हायर वेवलेंथ्स के होंगे। जो लोअर वेवलेंथ्स के या हायर फ्रीक्वेंसी के फोनॉन्स होंगे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि बहुत सारे ऐसे फोनॉन्स होंगे जो हायर फ्रीक्वेंसी के होंगे। ठीक है, अब इसमें भी आप बात कर सकते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी की, जैसे मैंने बोला कि लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2a टाइप की यहाँ पे दिख रही है। 2a की बात नहीं करते, लैम्डा की कोई एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, कोई एक अपर लिमिट, सॉरी लैम्डा की नहीं, लैम्डा की लोअर लिमिट होगी, और उसी करस्पॉन्ड जो फ्रीक्वेंसी है उसकी अपर लिमिट होगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है 0 से लेके किसी लेवल तक वेरी कर सकता है। ओके, तो डीबाई ने क्या कहा कि डीबाई ने बोला कि नहीं, हम इन सब को इंडिपेंडेंट नहीं मान सकते, सारे ऑसिलेशंस को हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि कौन से फ्रीक्वेंसी का फोनॉन कितना है। ठीक है, और वो सारा हिसाब हम लगाएंगे। ठीक है, तो डीबाई ने वही किया, उसने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दी, और एक अजम्पशन ले लिया कि भाई सारे फोनॉन्स जो है वो सेम वेलोसिटी पे चलते हैं, या ओमेगा इक्वल्स टू वी इंटू क्यू,
ये चीज़ फॉलो हो रहा है। तो जैसा हमने डिस्पर्शन रिलेशन माना था वो चीज़ मानते हुए हम नहीं चल रहे, हम ये बहुत सिंपल रिलेशन मानते हुए डी बाई के मॉडल में चलेंगे। बाकी सिंप्लीफिकेशन जो है हटा दिया गया है, ये एक सिंप्लीफिकेशन अब भी है। तो इससे जो हमारा डी के बाई डी ओमेगा है, कहाँ गया, डी के बाई डी ओमेगा है, ओमेगा इक्वल्स टू हमने वी इंटू क्यू, मैं के यूज़ कर रहा हूँ, उसने क्यू यूज़ किया है, तो उसको रखेंगे तो हमारा जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर वगैरह वी क्यूब, और वी को कांस्टेंट मान लिया गया है तो वो किसी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेगा। ओके, अब हमने क्या कह रखा है, हमने कह रखा है कि टोटल नंबर ऑफ मोड्स जो है वो होने चाहिए कितने। तो हमको क्लासिकल मैकेनिक्स से पता है कि जैसे वन डायमेंशनल केस में हम लोगों ने बात की थी, नहीं की थी मेरे को याद नहीं, ओके। तो अगर n नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो आपस में बॉन्डेड होंगे या स्प्रिंग से ऐसे कनेक्टेड होंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में आप इक्वल मास के बहुत सारे एटम्स ऐसे मान लीजिए सिंगल डायमेंशन में, तो इसमें अगर n नंबर ऑफ एटम्स है तो n नंबर ऑफ मोड्स होते हैं सिंगल डायमेंशन की बात करोगे तो। जब आप इस चीज़ को 3 डायमेंशंस में ले जाओगे तो जो टोटल नंबर ऑफ मोड्स मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्शंस भी अब 3 हो गए हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ मोड्स मिलेंगे, अगर 3D मैश हुआ, यहाँ पे एक स्प्रिंग से एक एटम आ गया, यहाँ पे एक एटम आ गया, यहाँ पे एक एटम आ गया, 3D एक मैश हो गया, ठीक है, और वो आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ मोड्स अवेलेबल होंगे वो एसेंशियली 3n के बराबर आएंगे, ठीक है। आप लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में सॉल्व किया होगा, वो दो ब्लॉक है, तो एक दीवार है, उसके बीच में दो ब्लॉक है, इधर दो स्प्रिंग है और सेंटर में एक और स्प्रिंग है, आपस में कपल्ड है, ठीक है। तो उसके नॉर्मल मोड्स आप लोगों ने निकाले हैं, तो वैसा कुछ अगर एज्यूम किया जाए, वहाँ पे ओमेगा की मल्टीपल वैल्यूज़ मिलती थी अलग अलग मोड्स के लिए। तो वैसे ही कुछ अगर आप एज्यूम करो तो यहाँ पे टोटल 3n मोड्स बनते हैं, और 3n मोड्स बनते हैं, हमने क्या क्या रखा है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, वो कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, तो इसके साथ डी ओमेगा और लगा दो, ठीक है। तो उसने बोला कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जो नंबर ऑफ स्टेट्स है वो इतने हैं, तो सारे स्टेट्स मिला लो, सबका सम कर लो, तो फिर जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स या मोड्स बनने चाहिए वो 3n बनने चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी है उसकी एक अपर लिमिट होनी चाहिए, और वो अपर लिमिट क्योंकि हमारे पास ये हिस्सा जो है यहाँ पे रखा हुआ है 3n, हमको पता है लैटिस के बारे में, तो उससे हम ओमेगा डी निकाल सकते हैं, और इसको इंटीग्रेट करके ओमेगा डी मतलब जो अपर लिमिट है ओमेगा की एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, जिसको डी बाय फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो चीज़ हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, और वो चीज़ कुछ ऐसी आती है। अच्छा, कैपिटल एन ये क्या चीज़ है, तो ये है लैटिस में कितने पॉइंट्स है, कितने एटम्स है, या कितने लैटिस साइड्स है। वी क्या चीज़ है, वॉल्यूम। तो लैटिस जो है एन बाई वी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमको लैटिस के बारे में बहुत इजीली पता लग सकता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी एसेंशियली कह सकते हैं। तो कॉपर का लैटिस होगा, उसके बारे में हमको पता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो लगभग लगभग इतने हैं, हमको पता है ये इतना भारी कॉपर है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम में डेंसिटी से रिलेटेड टाइप की कोई चीज़ है, बहुत इजीली हम इसको निकाल सकते हैं, तो ये एक नोन क्वांटिटी है ओमेगा डी, ठीक है। अब ओके, हाँ, और उसी के टर्म्स में हम लोगों ने वेव वेक्टर निकाल लिया कि ओमेगा डी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है, तो कट ऑफ वेव वेक्टर जो होगा वो इतना होगा। अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। और फिर कहा कि भाई चलो ठीक है, ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं, हमको क्या करना था, हमको स्पेसिफिक हीट निकालना था। स्पेसिफिक हीट कैसे निकालेंगे, सी वी इक्वल्स टू डेली बाई डेल्टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ई का रिलेशन हमको मिल जाए टोटल एनर्जी का, तो हमारा काम हो जाएगा। किसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो लैटिस के अंदर, अब डी बॉय मॉडल के हम लोगों ने फोनॉन्स की बात कर रखी है, तो इसके अंदर जो फोनॉन्स ट्रैप्ड है, बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट्स में फोनॉन्स ट्रैप्ड है,
उन सब की एनर्जी मिला लो तो जो एनर्जी बनेगी उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, उसकी तलाश है। ठीक है, तो अब हमको एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी किसकी चाहिए? तो हमको एक फोनॉन की एनर्जी कितनी होती है? तो आप बोलोगे एच का टोमेगा के बराबर एक फोनॉन की एनर्जी होती है। फोनॉन की फ्रीक्वेंसी बता दो, एच का टोमेगा के बराबर उसकी एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, वही फोटोन वाला फंडा। ठीक है, ये ई रेज टू एच का टोमेगा बाई के वी टी माइनस वन, वन बाय दिस होल थिंग, ये एसेंशियली जो होता है वन बाय दिस होल थिंग, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। ऑक्यूपेशन नंबर, किसका ऑक्यूपेशन नंबर? बोसॉन्स का। तो फोनॉन्स एसेंशियली, मतलब जैसे फोटॉन्स की बात करते हैं वैसे ही फोनॉन्स को भी एज अ बोसॉन हम लोग स्टैटिस्टिकली ट्रीट कर रहे हैं। तो एसेंशियली ये एक एनर्जी का फैक्टर हो गया, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फैक्टर हो गया, और ये फैक्टर हो गया हमारा ऑक्यूपेशन नंबर का। तो आपको ये पता होगा कि एक रिलेशन थर्मल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ओके, सो मेरे को वो सर्च करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सर्च इट। तो बोसॉन ऑक्यूपेशन नंबर, वो रिलेशन में दिखा दूँ तो बेस्ट रहेगा। सो यहाँ पे दिखा हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है। ओके, सो तो नंबर ऑफ स्टेट्स, number of bosons occupying a state with energy epsilon i, तो ith स्टेट जो है उसमें कितने नंबर ऑफ बोसॉन्स होंगे, तो वो बोसॉन उस लेवल, उस एनर्जी लेवल का डीजेनरेसी या कंटिन्यूस सिस्टम में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अपॉन दिस होल थिंग, म्यू की वैल्यू ज़ीरो एसेंशियली हम लोग ले लेते हैं। तो वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वाला पार्ट जो है जी की जगह, तो वो हमने जी ओमेगा डी ओमेगा कंटिन्यूस सिस्टम है उसके लिए रख दिया। ई रेज टू एच कट ओमेगा बाई के बी टी माइनस वन, एक फोनॉन की एनर्जी कितनी होती है? तो वो होता है एच कट ओमेगा। थ्री कहाँ से आया? थ्री इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस है, वही टाइप का फोनॉन तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। सारे फोनॉन्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए और सबकी एनर्जी ऐड कर दी, तो मिल गया हमको एनर्जी। और फ्रीक्वेंसी के बारे में हमको पता है, उसकी अपर लिमिट है ओमेगा डी के बराबर, जो कि हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। उसको रख के एनर्जी की जो रिलेशन मिलता है वो कुछ ऐसा अजीबोगरीब सा इंटीग्रेशन मिलता है। ठीक है, और उसमें फिर x को ये एक्स डी, तो डी बाई टेम्परेचर डिफाइन कर दिया गया है। इस पूरे चीज़ को हम डी बाई टेम्परेचर बोलते हैं। डी बाई टेम्परेचर के टर्म्स में हमने ई को इस तरीके से लिख दिया, तो ये जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सी वी मिल जाएगा, तो ये हो गया हमारा सी वी। ठीक है, अब ये जो थीटा डी है, डी बाई टेम्परेचर, अगर सॉलिड का टेम्परेचर इससे बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर जो सी वी की वैल्यू आएगी वो एसेंशियली 3 kb, जो डुलोंग पेटेट लॉ है उसके बराबर आ जाएगा हायर टेम्परेचर्स पे। ठीक है, और जब हम लोअर टेम्परेचर्स की बात करेंगे, जब हम टी वेरी लेस देन डी बाई टेम्परेचर थीटा, तो ये थीटा जो है ये डिवाइडिंग रीजन है। थीटा से बहुत हाई मतलब डुलोंग पेटेट, थीटा से बहुत लो तो फिर डी बाई वहाँ पे, मतलब डी बाई का इम्पैक्ट आने लग जाता है बिलो डी बाई टेम्परेचर। तो ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं हायर टेम्परेचर पे, उसका कोई मतलब नहीं है। एसेंशियली सी वी जो है एन के वी टाइप की चीज़ आती है। लोअर टेम्परेचर्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये जो फोनॉन एनालिसिस है वो काम आता है। और देखने को क्या मिलता है? देखने को मिलता है कि जो एनर्जी है वो कुछ इस तरीके से आई है 3 ठीक है, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे लोअर टेम्परेचर्स पे, तो सी वी कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गई। ठीक है, देखने को क्या मिल रहा है कि सी वी जो है ड्यू टू लैटिस कंट्रीब्यूशन वो टी रेस टू 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डी बाई मॉडल में ये हमको रिजल्ट देखने को मिलता है।
तो लोअर टेम्परेचर्स पे जो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी होती है वो टी क्यूब टाइप की होनी चाहिए। हायर टेम्परेचर्स पे वो एसेंशियली सी वी जो है कांस्टेंट टाइप का हो जाता है 3 NKB के बराबर। और एसेंशियली एक्यूरेट एनालिसिस के हिसाब से सी वी की वैल्यू कुछ इस तरीके से है, ठीक है। वो इंटीग्रेशन आप देख लो अलग अलग टेम्परेचर्स पे जैसा भी आएगा। अब ऑब्जर्वेशनली क्या ये चीज़ मैच करती है जो डी वाई का रिज़ल्ट आया है? तो डी वाई का रिज़ल्ट जो है वो बहुत बेहतरीन मैच जो है देता है। तो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, कार्बन हो गया, उनके डी वाई टेम्परेचर्स इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो डी वाई टेम्परेचर्स तो टी बाई डी वाई टेम्परेचर वर्सेस सी वी, ये ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ एकदम मैच करता है और हर मटेरियल के लिए मैच करता है। तो ये जो कर्व है ये एसेंशियली यूनिवर्सल है, डिविएट करेगा फॉर डिफरेंट रीजंस, बट फॉर मतलब इस एनालिसिस के हिसाब से हमको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट डी वाई के मॉडल से मिलता है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और डी वाई का थ्योरेटिकल रिजल्ट ये मैच कर रहा है। तो यहाँ के जो एजम्पशंस है वो काफ़ी अच्छे हैं। और अगर इसको हम आइंस्टाइन के टेम्परेचर से, आइंस्टाइन के सॉरी ओके मैंने अब डी वाई के ऑब्जर्वेशन को आइंस्टाइन के ऑब्जर्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो आइंस्टाइन जो रिज़ल्ट लेकर आया था, ये जैसे यहाँ पे देख रहे हो ग्राफ में डॉट 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 वाला जो है आइंस्टाइन का रिज़ल्ट है। तो आइंस्टाइन का रिज़ल्ट था और डी वाई का रिज़ल्ट था, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। और जो लोअर टेम्परेचर्स में जो ट्रेंड था जो हमने ऑब्ज़र्व किया था वो टी क्यूब का ट्रेंड ऑब्ज़र्व किया था, जबकि आइंस्टाइन का एक्सपोनेंशियल वाला ट्रेंड आ रहा था। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आइंस्टाइन का था, बट डी बाय का जो रिज़ल्ट है बहुत स्पेक्टेकुलर रिज़ल्ट था, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट के जो लैटिस के कारण कंट्रीब्यूशन है उसकी बात हम लोग कर चुके हैं। लैटिस का ही खाली कंट्रीब्यूशन होगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स भी तो इधर उधर फ्लो कर रहे हैं मेटल्स में, उसका भी फ़र्क पड़ना चाहिए, पड़ेगा। कितना पड़ेगा, किस रीजन में वो सिग्निफिकेंट होगा नहीं होगा, इस तरह की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम, नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिलहाल इसके बाद हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे हीटर लगा दिया इधर, ठीक है, और इधर से मतलब यहाँ पे हायर टेम्परेचर, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। तो जो सेंटर पे हीट फ्लो होता है, हीट कंडक्टिविटी होता है, ऑफकोर्स आप समझते हैं मेटल्स में काफ़ी तेज़ी से थर्मल कंडक्शन होता है, कुछ मेटल्स में तेज़ी से होता है, कुछ मेटल्स में उतना तेज़ी नहीं भी होगा, ठीक। तो उसकी स्टडी करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और एसेंशियली वो देखेंगे हम लोग एक्सप्रेशन जब लेकर आएंगे कि वो सीवी से रिलेटेड आता है, ठीक है। एसेंशियली इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात की, हम लोगों ने बात की 3 मॉडल्स की। एक था डुलोंग पेटिट लॉ, उसने क्या बोला कि ये सारे लैटिस पॉइंट्स जो है वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रहे हैं, क्लासिकली वाइब्रेट कर रहे हैं। बहुत सिंपल रिलेशन आ गया था 3 NKB CV का। फिर आइंस्टाइन ने बोला नहीं, तुम क्लासिकल एनालिसिस नहीं कर सकते, क्वांटम मैकेनिक्स सिग्निफिकेंट होता है लोअर टेम्परेचर्स पे। फिर आइंस्टाइन ने अपनी एनालिसिस की, उसने बोला कि भाई उसका रिज़ल्ट जो आया वो थोड़ा डिफरेंट आया। तो उसका रिज़ल्ट कैसा आया था? तो उसका रिज़ल्ट ये वाला, ये रिज़ल्ट आया था उसका, ठीक है, सीवी का। कोई भी टेम्परेचर बता दो उसका रिज़ल्ट ये, ठीक है। फिर वो डीवाई ने बोला कि भाई तुम दोनों ने अज्यूम कर रखा है कि ये जो सारे लैटिस पॉइंट्स है ये इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? ऐसा थोड़ी होता है। तो जो भी अगर यहाँ से हम हीट दे रहे हैं तो हो सकता है एक बड़ा वेव बने इसमें, और फिर एक 2-3 छोटे वेव बने, बहुत सारे मिक्सचर्स इसमें खिचड़ी पॉसिबल है। तो मिक्सचर्स पे डिपेंड करेगा, सबका हिसाब लगा के, अलग अलग हिसाब लगा के हमको पता लगेगा कि किस किस तरह के वाइब्रेशंस हो सकते हैं। और फिर उसने सारा एनालिसिस किया, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वगैरह की बात फिर करनी पड़ी कि अलग अलग फोटोन जो है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का फोटोन के अलग अलग पॉसिबल स्टेट्स होंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स कम। तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन होगा, जो बहुत लार्ज वेवलेंथ का फोटोन होगा, वो फोनॉन सॉरी, फोटोन में जब भी बोल दूँ आप समझ जाना फोनॉन की बात कर रहा। तो जो बहुत लार्ज वेवलेंथ का फोनॉन होगा या बहुत लो फ्रीक्वेंसी का फोनॉन होगा, उसकी
डेंसिटी बहुत कम होगी या बहुत कम वैसे फोटॉन होंगे जो लार्ज वेवलेंथ के होंगे, और फिर लोअर वेवलेंथ की जो फोटॉन्स हैं वो ज़्यादा होंगे। कुछ ऐसा हमको इस रिजल्ट से दिखाई दे रहा है। उसका यूज़ करके एनालिसिस की, एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने निकाला, ओमेगा डी, तो वो हमने निकाल लिया। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का हो ही नहीं सकता, जो कि सॉर्ट ऑफ 1D लैटिस में समझ में आ रहा था कि जो वेवलेंथ हो सकता है वो शॉर्टेस्ट ऐसा वेवलेंथ हो सकता है, लैम्डा इक्वल्स टू 2a। कोई एक अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट होगी वेवलेंथ में, उसके कारण अपर लिमिट होगी फ्रीक्वेंसी में। तो वैसा कुछ कंसिडरेशन लेते हुए हमने ओमेगा डी फाइंड किया, डी वाई फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि कुछ इस तरीके से है। आप वेलोसिटी ऑफ साउंड बता दो कांस्टेंट मानते हुए, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बता दो, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्रिस्टल की। तो उन सब का एनालिसिस किया, एनर्जी निकाली इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, कुछ अजीबोगरीब एक्सप्रेशन आया। हायर टेम्परेचर पे उसका सिचुएशन जो होता है डुलोंग पेटिट जैसा हो जाता है, लोअर टेम्परेचर पे जैसा एक्सपेक्टेड था टी क्यूब वाला CV हमको मिलता है। लोअर टेम्परेचर मतलब कितना लोअर टेम्परेचर, तो हमने बोला कि ये जो डी बाई टेम्परेचर हमने बात की है, डी बाई टेम्परेचर जो कि एच ओमेगा डी बाई के बी इसके बराबर है। तो एच कट ओमेगा डी बाई, अच्छा ये न्यू लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, ये क्यों लिखा हुआ है न्यू, न्यू नहीं है, ये ओमेगा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है क्या। एच कट ओमेगा डी बाई के बी, और ओमेगा डी किधर है, ओमेगा डी इधर है, ठीक है। ओके, सो वी बाहर निकाल लिया यहाँ से, एच कट ओमेगा डी, अच्छा ओमेगा डी की जगह इसको, हाँ वी को बाहर निकाल रखा है यहाँ पे। तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड वाला वी है, एच कट बाई के बी, 6 पाई स्क्वायर एन बाई वी तो पावर 1/3। तो ये डी बाई टेम्परेचर है। ये जो टेम्परेचर है इससे सिग्निफिकेंटली नीचे जब जाओगे तो टी क्यूब वाला केस वैलिड होता है, जब सिग्निफिकेंटली ऊपर जाओगे तो डुलोंग पेटिट वाला सिचुएशन आ जाता है, ठीक है। और इस ये देखने को समझ में आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा, इन द क्रिस्टल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ये लैटिस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। तो ये मटेरियल के बारे में, मटेरियल की प्रॉपर्टी एक तरीके से डी बाई टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के ऊपर इस टेम्परेचर के नीचे एनालिसिस करो, और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से काफ़ी बढ़िया मैच करता है, काफ़ी स्टार्क रिजेम्बलेंस है, और एक यूनिवर्सल ग्राफ आता है शेप का अलग अलग मेटल्स मटेरियल्स के लिए, काफ़ी बढ़िया फिट बैठता है। ओके।